ये है यूनिट 4 सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेस। सोशल ग्रुप क्या है? सोशल ग्रुप मतलब दो या उससे ज़्यादा लोगों का ग्रुप जो एक साथ सोसाइटी में रह रहे हैं और उनके बीच में मीनिंगफुल रिलेशन है। ए सोशल ग्रुप इज ए नंबर ऑफ पर्सन्स, टू और मोर, who have common object of attention, who are stimulating to each other। वो सोसाइटी में एक साथ एक उसमें है और उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है मतलब एक कुछ चीज़ें उनकी कॉमन है और वो एक दूसरे को उस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करते हैं मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। हु हैव कॉमन लॉयल्टी एंड पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटीज़। सोसाइटी का जो ग्रुप है वो लॉयल हैं और एक दूसरे के साथ वो एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब वो इंटरलेटेड हैं चीज़ें उनके बीच में। सोशल ग्रुप इज गिवन एग्रीगेट ऑफ पीपल प्लेइंग इंटररिलेटेड रोल, उनके रोल इंटर रिलेटेड हैं एंड रिकॉग्नाइज बाय देमसेल्फ और अदर एज ए यूनिट ऑफ इंट्रैक्शन। सोशल ग्रुप है तो मतलब इंट्रैक्शन होगा, सोसाइटी में है तो इंट्रैक्शन होगा और यही उनकी पहचान भी है ग्रुप्स की। whenever two or more individual come together, दो या उससे ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ होते हैं वो एंड इन्फ्लुएंस करते हैं वन अनदर, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस पड़ेगा, फ़र्क आएगा। दे मे बी सेड टू कंस्टिट्यूट ए सोशल ग्रुप। द इसेंस ऑफ सोशल ग्रुप इज़ नॉट फिजिकल क्लोजर। इस सोशल ग्रुप का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के आसपास ही वो रह रहे हैं, बट इनके बीच में इंट्रैक्शन होता रहता है, कॉन्शियस इंट्रैक्शन होता रहता है, मिलते जुलते रहते हैं। तो मिलते जुलते रहते हैं, सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होता है किसी पॉइंट पे तो, और एक दूसरे का बिहेवियर में कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। मैक्लेवर ने डिफाइन किया सोशल ग्रुप को, एक एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर ब्रॉट इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप विद वन अनदर। मतलब एक दूसरे के साथ वो रिलेशन है उनका जो एक कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड है और उनके रोल इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सोशल ग्रुप इज ए सिस्टम ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। सोशल ग्रुप का मतलब ये है कि सोशल इंट्रैक्शन का बेस यही है, ग्रुप है जो है वो सोशल इंट्रैक्शन का बेस है। इसमें इंट्रैक्शन होगा तभी सोशल ग्रुप एग्जिस्ट कर पाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में क्या होता है? सेंस ऑफ यूनिटी होता है, मतलब उन्हें लगता है वो एक साथ हैं, यूनिटी की फीलिंग उनके अमंग द मेंबर्स रहती है, मेंबर्स के बीच में जो यूनिटी की फीलिंग रहती है जो ग्रुप के मेंबर्स हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है हम एक साथ हैं और वी फीलिंग रहती है आपस में। किसी चीज़ को लेकर सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, कोई सी कॉमन गोल है उनका जो अचीव करने के लिए, वो बिहेवियर सिमिलर होता है उनका अगर गोल कॉमन है तो। एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल। हर ग्रुप के अपने अपने रूल्स होते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग उसके के जो मेंबर उनका बिहेवियर होता है। द मेंबर ऑफ ए ग्रुप आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सोशल ग्रुप कंट्रोल करता है बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप। सोशल ग्रुप जो है जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करेगा क्योंकि उसके रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें रहना है तो बिहेवियर से इफेक्टेड होगा। तो रूल्स जो हैं सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बिहेवियर उनका कंट्रोल हो जाता है उस तरह। ये सोशल कंट्रोल की उसमें भी ऐसा कैटेगरी में भी आता है। तो सोसाइटी कैसे कंट्रोल करती है बिहेवियर को? अगर कोई भी इंसान कहीं भी अकेला छोड़ दिया जाए तो वो पता नहीं क्या क्या करेगा। तो सोसाइटी में रहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के रूल है, जिस ग्रुप में रह रहा है उस ग्रुप के रूल हैं तो ग्रुप का इन्फ्लुएंस उस मेंबर पर पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंबर कैन बी डन बाय द सोशल ग्रुप। उसकी आइडेंटिटी भी बन जाती है सोशल ग्रुप, ये किस सोशल ग्रुप का है, तो आइडेंटिफिकेशन का भी काम करता है सोशल ग्रुप। ये वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री मेंबरशिप इसकी होती है, अपनी इच्छा से भी हो सकती है और बिना इच्छा की भी हो सकती है। एवरी ग्रुप इज स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड। ग्रुप ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होते हैं। इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मेंबर्स विद पर्पज। कोई ना कोई पर्पज होता है तभी उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, मतलब पर्पज भी रहना है। ग्रुप है पर्पज, बिना पर्पज के ग्रुप नहीं होगा ये, क्योंकि ये प्राइमरी वाला ग्रुप नहीं है। ईच ग्रुप जिस पर रिलेटिव परमानेंसी, मतलब ये ग्रुप जो है परमानेंट टाइप होते हैं,
मेंबर जुड़ते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, तो बट ये ग्रुप परमानेंट होते हैं। मेंबर ऑफ ए ग्रुप आर रेसिप्रोकली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से उनका रिलेशन है, दोनों ही साइड से एफर्ट लगाए जाते हैं, तो रेसिप्रोकली रिलेटेड है ये मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब जो फैमिली मेंबर, सेकेंडरी ग्रुप मतलब कॉलेज हो या ऑफिस हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो। तो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर तो एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे, ये उनका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, सब कुछ अफेक्टेड एक साथ ही होगा, मतलब इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट। सेकेंडरी ग्रुप में सब चीज़ें फॉर्मल वे में होंगी, जैसे कि ऑफिस का इन्वायरमेंट है, तो वहाँ इन्फ्लुएंस चीज़ों का ज़्यादा नहीं होगा जितना प्राइमरी का होगा, उसकी कंपेरिजन में सेकेंडरी ग्रुप ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरता। तो जो प्राइमरी ग्रुप है उसी ग्रुप्स बीच आर करेक्टराइज्ड बाय फेस टू फेस रिलेशन। प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जैसे कि फैमिली वाले हैं, तो उनका बीच में इंटरेक्शन फेस टू फेस रिलेशन होता है, आपस में वो मिलते रहेंगे। बट सेकेंडरी ग्रुप में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट आर नॉट प्रेजेंट, जरूरी नहीं है सब मेंबर्स किससे आप मिलो ही सेकेंडरी ग्रुप में। प्राइमरी ग्रुप में सोशल रिलेशन डायरेक्ट है, आपस में एक साथ ही रह रहे हैं, आसपास ही रह रहे हैं, पर्सनल है, नॉन पार्टीजन कैरेक्टर। सेकेंडरी ग्रुप में इनडायरेक्ट टाइप रिलेशन है, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे कॉन्टेक्चुअल है, स्पेशलाइज्ड एंड मोर इकोनॉमिक इन नेचर, ये मेनली पैसा कमाने के लिए ये ग्रुप में है, जैसे कि ऑफिस है, तो ये सब इकोनॉमिक, इनका बेस इकोनॉमिक्स है, मतलब पैसा है, प्रोफेशनल लेवल पे है सेकेंडरी ग्रुप। जो प्राइमरी ग्रुप है वो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस पड़ता है, पर्सनालिटी जो भी है उसके ऊपर प्राइमरी ग्रुप का इफेक्ट बहुत लंबे टाइम के लिए पड़ता है, बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। बट सेकेंडरी ग्रुप का इफेक्ट पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता, लिमिटेड पड़ता है। सोशल कंट्रोल बाय इनफॉर्मल में, प्राइमरी ग्रुप में सोशल कंट्रोल होगा इनफॉर्मल मीन से, बट पे सेकेंडरी ग्रुप सोशल कंट्रोल करेगा फॉर्मल मीन्स से, मतलब वो लीगली सब प्रॉपर वे उसमें वे में चलेगा। प्राइमरी ग्रुप में कुछ भी एकदम प्रॉपर वे में नहीं चलेगा, सब कुछ जैसे नोटिस देके काम नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ काम हो जाएंगे। प्राइमरी ग्रुप ड्यूरेबल है, लंबे चलेंगे। सेकेंडरी ग्रुप टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेकेंडरी ग्रुप चेंज होता रहेगा ना। प्राइमरी ग्रुप जनरली स्मॉलर इन साइज एंड सेकेंडरी ग्रुप बिगर इन साइज। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब यह है कि एक सोचो जैसे कि एक स्कूल के बच्चे हैं और कंपटीशन दो स्कूल के बच्चों के बीच में हो रहा है, तो जो भी सेम स्कूल के बच्चे हैं वो इन ग्रुप को फिल कराएंगे और दूसरे ग्रुप के बच्चे को आउट ग्रुप के रूप में दिखेंगे। तो इन ग्रुप मतलब ए सोशल ग्रुप टुवर्ड विच ए मेंबर फील रेस्पेक्ट एंड लॉयल्टी, मतलब रेस्पेक्ट एंड लॉयल्टी दिखाता है वो उस ग्रुप के लिए जिसका वो मेंबर है। अमंग मेंबर्स ऑफ इन ग्रुप देयर इज ए फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, उन मेंबर्स के बीच में एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट होगी, सिंपैथी होगी, अफेक्शन टुवर्ड द अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। एक ग्रुप के जो भी मेंबर है उनके लिए एक अटैचमेंट होगा, क्योंकि दूसरा ग्रुप सामने प्रेजेंट है तभी वो इन ग्रुप वाली फीलिंग आ रही है। अटैचमेंट होगा, सिंपैथी होगी एंड अफेक्शन होगा, मतलब लगा होगा एक दूसरे के मेंबर से, और रेस्पेक्ट और लॉयल्टी अमंग द मेंबर्स होगी। इसमें प्रोड्यूस करते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मेंबर ऑफ द इन ग्रुप डिस्प्ले करेंगे कोऑपरेशन, दिखाएंगे इन ग्रुप के जो मेंबर हैं वो कोऑपरेशन दिखाएंगे, म्यूचुअल हेल्प दिखाएंगे, रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर्स राइट, एक दूसरे के राइट की रेस्पेक्ट करेंगे। दे पोसेस ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, अब जो एक ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बीच में ब्रदरहुड की, भाईचारे की फीलिंग होगी और वो रेडी होंगे टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप, ग्रुप को वो प्रायोरिटी देंगे, खुद के इंटरेस्ट को पीछे रखेंगे। इन ग्रुप के मेंबर्स के बीच में होगी वी फीलिंग, मतलब हम सब इकट्ठा एक साथ हैं, यह यूनिटी वाली फीलिंग होगी। इनमें होगा फेस टू फेस रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगे, अनजान टाइप के इस ग्रुप के मेंबर नहीं होंगे। आउट ग्रुप मतलब ये है कि वो अपने ग्रुप से बाहर के वाले मेंबर हैं, मान लो दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं
तो वो आउट ग्रुप वाली फीलिंग होगी उनके लिए हमारे अंदर। ये सोशल ग्रुप टुवर्ड विच ए पर्सन फील ए सेंस ऑफ कंपटीशन, दूसरे ग्रुप के मेंबर है तो उनके लिए कंपटीशन की फीलिंग होगी या अपोजिशन की फीलिंग होगी। मेंबर्स ऑफ आउट ग्रुप, ये सेंस ऑफ इंडिफरेंस होगा, मतलब कुछ चीज़ें कॉमन है उस ग्राउंड पर नहीं आएंगी जल्दी। अवॉइडेंस होगी हॉस्टिलिटी एंड कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट, जितने भी अपोजिट टर्म होंगे वो वहाँ अप्लाई हो जाएंगे। उनमें भी फीलिंग नहीं होगी किसमें, मान लो अगर इंडियन कहीं बाहर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ बाहर जाके वो अगर दूसरा कोई इंडियन जा रहा है तो वो उन्हें भी फीलिंग आएगी, वो इन ग्रुप में फील करेंगे, और दूसरी कंट्री वाले को आउट ग्रुप में। इसमें नो फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं होगी, देयर इज लैक ऑफ फीलिंग, यहाँ सेक्रीफाइस की फीलिंग नहीं आएगी आउट ग्रुप वालों के लिए। मतलब जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं उनके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगा कोई, अपने ग्रुप के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लैक ऑफ फीलिंग होगी ऑफ सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और कोऑपरेट करने में ज़्यादा उनका मूड होगा नहीं दूसरे ग्रुप के लिए। ट्राइब या ये ट्राइबल पीपल, मतलब एक उनका एक अपना एक एरिया है उसमें वो रह रहे हैं, और जो ये दुनिया इससे कटे हुए हैं उनकी अपनी अलग ही दुनिया चल रही है। ये ट्राइब का एक सोशल ग्रुप और सिंपल काइंड है, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें पहुँची ही नहीं है तो सिंपल है। मेंबर ऑफ विच स्पीक ए कॉमन डायलेक्ट, उनका डायलेक्ट कॉमन है, सिंगल गवर्नमेंट है, और एक्ट टुगेदर फॉर सच कॉमन पर्पज एज ए वारफेयर, इकट्ठा हो जाते हैं वो अपना, कोई भी उन पर मुसीबत आती है तो वो इकट्ठा होकर उसे फेस करते हैं। एकदम सिंपल काइंड की लाइफ है, सिंपल टाइप लाइफ है, सब चीज़ बड़ी कॉमन सी है उनकी, क्योंकि वो जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उससे भी कटे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है उनकी ट्राइबल की, वहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँची है, हेल्थ केयर नहीं पहुँचा है, न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, और अब तो ये भी दिक्कत हो रही है जो उनका रिसोर्सेज थे उनसे भी वो कंट्रोल खो रहे हैं, क्योंकि वो सरकार की गवर्नमेंट के अंडर में उनके रिसोर्सेज आ गए हैं। जो पहले उनका एरिया था अब सरकार के अंडर में सब चीज़ें हैं, तो उनके रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास सब चीज़ की कमी होती जा रही है आज की डेट में, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्राइबल कम्युनिटी, की ट्राइबल कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक क्या है। जो ट्राइबल पीपल हैं वो एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, लिव इन ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया। ईच ट्राइब हैज़ देयर ओन नेम, हर एक ट्राइब का अपना नाम है, वो उनकी आइडेंटिटी वही है। ईच कम्युनिटी हैज़ देयर ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, हर कम्युनिटी का अपना अपना कल्चर है। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन स्पोकन लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना कल्चर है, उनके ट्राइब का अपना नाम है, और उनका रहने का एरिया स्पेसिफिक है। तो कल्चर उनका अपना अलग है, उनके ट्राइब का एक नाम है, और उनकी जो लैंग्वेज है वो जो हमसे अलग है। वर्ड कास्ट वर्ड आ जाएगा से, स्पेनिश वर्ड कास्टा से आया। इस कास्टा का मतलब क्या है, ब्रीड ट्रेस स्ट्रेन और कॉम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटी क्वालिटीज, कास्ट की मीनिंग है ये, और कास्ट मतलब आया कास्टा से। कास्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज बियरिंग कॉमन नेम, ये फैमिलीज है जिसका इन फैमिलीज का नाम कॉमन, एक जगह जहाँ कॉमन हो गया ये मतलब उनकी कास्ट हो गई। उस कास्ट में कई सारी फैमिली आ रही हैं, तो कई सारी फैमिलीज की कास्ट एक हुई, मतलब उनका नाम कॉमन नेम एक हुआ उस जगह। तो कास्ट इज ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज बियरिंग ए कॉमन नेम, कॉमन एक ही नाम से जानी जा रही हैं कई सारी फैमिलीज, वो उनके नाम जो है वो कास्ट है उनके। कास्ट इज मेयरली रिगेड सोशल क्लास इनटू विच मेंबर्स आर बोर्न, कास्ट वो सोशल क्लास जिसमें मेंबर्स का जन्म हुआ है, और दे कैन फ्रॉम विच दे कैन विड्रॉ और escape ओनली विद एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब जिस कास्ट में जन्म हुआ उससे हटना या उसे छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप है, एक्सट्रीम डिफिकल्ट है। तो जो कास्ट मतलब एक ऐसा कॉमन नेम जिसके अंडर कई सारी फैमिली आती हैं, तो ये जो कॉमन नेम उनके लिए होगा ये उनकी कास्ट हो गई, और कास्ट जिस कास्ट में जिस जो जन्म लिया जिसने उसे छोड़ना
एक्सट्रीम डिफिकल्ट है। कास्ट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल क्लास organization in which the position of the individual in the status hierarchy is determined by descent or birth। कास्ट का मतलब भी बर्थ से है, मतलब जहाँ जन्म ले लिया उस कास्ट में उसी की हो गई, उसी से उसकी सारी आइडेंटिटी हो गई, उसका पता लग गया किसी पोजीशन कहाँ है इंडिविजुअल की, जो कास्ट की जो हायरार्की है, तो उस हायरार्की में वो कास्ट कहाँ स्टैंड करती है, तो उसने जिसने वहाँ उस कास्ट में जन्म लिया वो भी वहीं स्टैंड करेगा, मतलब उसने कुछ करना ही नहीं है, उसकी पोजीशन वही हो गई, मतलब बाय बर्थ उसकी एक सोशल हायरार्की में उसकी पोजीशन क्या है ये डिफाइन करती है कास्ट। तो कास्ट एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल क्लास ऑर्गेनाइजेशन है इन विच द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल, पोजीशन जो इंडिविजुअल की है वो डिफाइन हो रही है, डिटरमाइन हो रही है बाय बर्थ, जिस कास्ट में जन्म लिया तो उसकी क्या होगी हायरार्की में पोजीशन। हायरार्की मतलब एक सीढ़ी टाइप, सोसाइटी में एक सीढ़ी स्टेटस के हिसाब से सोसाइटी कौन सी कास्ट ऊपर है कौन सी नीचे है, तो मतलब नीचे वाली कास्ट में किसी ने जन्म लिया तो उसकी पोजीशन नीचे ही होगी, और जिसने हायर कास्ट में जन्म लिया है तो उसकी पोजीशन हायर हो गई, तो ये बाय बर्थ से ही चीज़ डिटरमाइन हो गई। कास्ट एक क्लोज सिस्टम है, इसमें सोशल मोबिलिटी नहीं होती है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें मूवमेंट बहुत मुश्किल है। देयर इज ए ग्रेट डिस्टेंस कीप्ड बिटवीन डिफरेंट कास्ट, जो आपस में जो कास्ट हैं ये आपस में डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, अपने अपनी चीज़ों को अपने अपने तक ज़्यादा रखते हैं वो। कास्ट एक रिस्ट्रिक्टिव है, सोशल मोबिलिटी को रोकती है, तो सोशल मोबिलिटी के लिए रेस्ट्रिक्शन होती है इसमें। सोशल मोबिलिटी मतलब आप कास्ट छोड़ दूसरी कास्ट में नहीं जा सकते बहुत आसानी से, चाहे आपकी स्टेटस कुछ भी बढ़ा लो आप। कास्ट सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों ही हैं, तो फ़ायदे के हिसाब से देख लेते पहले। तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट, जो सेम कास्ट के मेंबर हैं उनके बीच में कोऑपरेशन की फीलिंग रहेगी। कास्ट हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, पहली बात बस ये है कि एक चीज़ है कि वो है जो उनका कल्चर उसे प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास ऑन होते जाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो पास ऑन होती जाती पर हर चीज़ अच्छी नहीं होती कल्चर में। कास्ट सिस्टम इंश्योर करता है डिवीजन ऑफ लेबर विच हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, ये पहले अप्लाई होता था, अब तो नहीं होता ये। पहले ये था कि जो जिस कास्ट में जिसने जन्म लिया उस कास्ट के काम पहले से डिसाइडेड थे, तो उसे पता मुझे बस यही करना है, तो सोसाइटी अच्छे से काम कर रही थी, इंश्योर कर रही थी कि इसका ये काम है इसका ये काम है, जिसने मतलब जो खानदान में जो काम करते चले आ रहे हैं वो वही काम करते चले आ रहे हैं, तो सोसाइटी में फंक्शनिंग स्मूथ हो रही थी। कास्ट सिस्टम देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग मेंबर्स, एक ही कास्ट के मेंबर्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता। कास्ट सिस्टम मेड पीपल डिसिप्लिन्ड, पीपल कैरिड आउट ड्यूटीज असाइन टू देम, मतलब कोई भी ग्रुप उसमें लोग रह रहे हैं तो उन्हें उनके कुछ ना कुछ उन्हें ड्यूटी भी होती है, मतलब उन्हें कुछ काम उन्हें भी करने होते हैं, कर्तव्य टाइप उन्हें भी निभाने होते हैं, तो ये इसमें एक डिसिप्लिन में रह के वो सारे काम करवा दिए जाते हैं, तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि कास्ट को छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं और उसके रूल उन्हें मानने पड़ेंगे। ईच कास्ट हैड ए परमानेंट बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू गाइड बिहेवियर, मतलब कास्ट हर कास्ट के बाद के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का होता है जो उनके जो मेंबर है उनके बिहेवियर को गाइड करता है कि ये काम करने और ये काम नहीं करने, तो मतलब उनका खुद के रूल चलते हैं। कास्ट सिस्टम वाज predominantly influenced by religion, not dependent on the political condition, मतलब रिलीजन पे तो डिपेंड है ही है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है क्या, सोशल सिक्योरिटी, बस ये एक चीज़ है, कास्ट सिस्टम सोशल सिक्योरिटी देता है लोगों को, और वो मतलब इंसान तो एक सोशल एनिमल है, उसे तो चाहिए सोशल सिक्योरिटी, तो कास्ट सिस्टम वही प्रोवाइड कर देता है कि शांति से रहो, उसे लगता है कि वो कुछ है, वो एक वैल्यू है उसकी, एक आइडेंटिटी है, वैल्यू है, सब कुछ उस सिस्टम में रह के मिल रही है,
तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। कास्ट सिस्टम मेंटेन करता है सोशल प्योरिटी बाय प्रोहिबिटिंग इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि कहा जाता है कि ये प्योरिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा हो रहा है। मेंटेन करता है इकोनॉमिक बैलेंस इन द सोसाइटी। कास्ट सिस्टम है तो पर ये पता नहीं कैसे इकोनॉमिक बैलेंस हो रहा है, बट इकोनॉमिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है कास्ट सिस्टम। एंटी मेरिट ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का नुकसान क्या है? नुकसान तो जाते ही हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लोगों को, मतलब जिसने जिस कास्ट में बर्थ हुआ उसका उसे उसी कास्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये काम ठीक नहीं है क्योंकि उसकी पोटेंशियल जो है वो उसे करने का मौका नहीं मिल रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी के चांस वहाँ नहीं होते कास्ट सिस्टम में। इसमें वर्टिकल मोबिलिटी नहीं होती। देयर इज वर्टिकल मतलब ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर को नीचे के वाली क्लास का कास्ट का इंसान अगर ऊपर वाली क्लास में जाना चाहे तो भाई नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है ना। तो सोशल स्टेटस वो बढ़ा सकता है बट कास्ट के बेस पे स्टेटस नहीं हो सकता। मतलब कोई लोअर कास्ट का है और वो बड़े कास्ट वाले से मिलेगा, बड़े कास्ट वाला चाहे जो भी है बट लोअर कास्ट वाला अगर सोशल उसने कोई अच्छी पोजीशन भी ले ली है तब भी वो छोटा ही दिखाया जाएगा। तो इसमें मोबिलिटी के चांस नहीं होते, यह बहुत मुश्किल टाइप है। अब ये चीज़ धीरे धीरे हट रही हैं बट अभी है। कास्ट सिस्टम मेड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी डिफिकल्ट टास्क। अगर कास्ट सिस्टम है तो सब अपने अपने ग्रुप को ही सब अलग अलग लेके बैठ रहेंगे तो यूनिटी वाली फीलिंग लेके आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो पहले पहले ये था कि छोटे छोटे सिस्टम थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, तो यूनिटी इंटीग्रिटी की बात ज़्यादा नहीं थी बट अब है क्योंकि अब इकट्ठा एक साथ काउंट हो रही है एक कंट्री के रूप में। तो कास्ट सिस्टम मेड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट काम बना दिया कास्ट सिस्टम ने ये। इन कास्ट सिस्टम देयर इज ए फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कास्ट सिस्टम में उन्हें मतलब ये फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी देख मिलती है उन्हें कि हाँ हम सुपीरियर हैं। अगर जो हाई कास्ट के हैं तो उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है बट ये हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। हायर कास्ट सिस्टम मेंबर्स आर नॉट रेस्पेक्ट द लोअर कास्ट मेंबर्स। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कास्ट सिस्टम की, जो आपस में जो रेस्पेक्ट का है वो नहीं होती है। जो डोमिनेंट क्लास है उसे सारे बेनिफिट मिल जाते हैं ज़्यादातर। जो लोअर क्लास है वो पहले भी दबी हुई थी क्योंकि वो उनके वहाँ काम कर रही थी, उनके जो और जॉब है वो कर रही थी, तो वो ये उनके बीच में रेस्पेक्ट का लेवल तो है ही नहीं और उन्हें बेनिफिट भी नहीं मिलते। कास्ट सिस्टम जो है अपोज करता है मेरिटोक्रेसी को। मेरिटोक्रेसी मतलब मेरिट के बेस पे काम करना, मतलब जो जिस लायक है कास्ट सिस्टम इस चीज़ को अपोज करता है। क्राउड क्या? एक क्राउड मतलब भीड़, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका पर्पज कॉमन है। क्राउड इज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु गैदर टुगेदर विद ए कॉमन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्पज। बहुत सारे लोग हैं, पर्पज कॉमन है इसलिए इकट्ठा हुए हैं, पर वो जरूरी नहीं हो एक दूसरे को जानते हो। एक क्राउड इज ए टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ पर्सन। टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ पर्सन है who react to a common focus of attention and engage in a spontaneous interaction. टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ पर्सन है, कॉमन फोकस ऑफ अटेंशन के लिए है और तुरंत वो अभी मिले हैं और जरूर नहीं हो पहले से एक दूसरे को जान रहे हों या नहीं। जैसे कि पब्लिक मिलती है बीच पे तो क्राउड हो गई, क्लासरूम में हो गया, प्ले में हो गया, तो ये डिफरेंट टाइप के क्राउड हो गए। क्राउड इज ए गैदरिंग ऑफ कंसिडरेबल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब ठीक ठाक नंबर ऑफ पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा इंसान का अराउंड ए सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉमन इंट्रैक्शंस। कहीं एक सेंटर है या जहाँ भी उनकी वजह है उस इकट्ठा होने की, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉमन है वहाँ। 4 टाइप के क्राउड डिफाइन किए गए हैं, क्लासीफाई किए हैं प्लम्बर ने। जैसे कि कैजुअल क्राउड है, पीपल ऑन बीच, बीच पे अगर लोग हैं क्राउड है तो उसे कहेंगे कैजुअल क्राउड। कन्वेंशनल क्राउड का मतलब क्लासरूम में। एक्सप्रेसिव क्राउड मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, दिखा रहा है, जैसे कि प्ले में गए हैं।
पब्लिक लेक्चर कोई अटेंड करने गए हैं तो वहाँ एक वो है एक्सप्रेसिव, जैसे कोई इमोशनली उससे अटैच टाइप प्लेस है तो वो गया है, तो वहाँ सारे ही ऐसे गए हैं तो क्राउड बन गई है, पर सबके भाई कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन गोल है, कॉमन ही एक सेंटर है, टारगेट है, बट वो एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है। एक्टिंग क्राउड रिलेटेड टू गोल। क्राउड क्या क्या है ये करेक्टरिस्टिक, ये रेस्पॉन्सिबल टाइप क्राउड है जल्दी, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तोड़ फोड़ कर देंगे, तो क्राउड में ही ऐसी काम होंगे, तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म वहाँ दिक्कत शुरू। लो इंटेलिजेंस से काम करते जब क्राउड इकट्ठा होती है, तो इतना अगर इंडिविजुअल उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो ऐसे काम नहीं करेंगे, बट भीड़ में होगा तो कुछ ना कुछ कर देंगे गड़बड़। क्राउड ना हाईली इमोशनल है, इमोशनल बेस पे ही क्राउड इकट्ठा हुई है। नो मोर ऑन मॉरल एंड नॉट ओपन टू कन्वेक्शन, उन्हें मनाना आसान नहीं है, क्राउड को मनाना आसान नहीं है। अनऑर्गेनाइज जब अगर उन्हें मनाना होता है पूरी भीड़ को, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, दो चार लोगों को बुलाया जाता है बात करने के लिए, क्योंकि क्राउड को कन्वेक्स नहीं कर सकते आप, तो कन्वेक्शन नहीं हो सकता। क्राउड अनऑर्गेनाइज होती है, अनस्टॉपेबल होती है, भीड़ इकट्ठा हो गई तो उसे रोकना मुश्किल काम है। अनप्लैंड है ज़्यादातर, और इजीली बिलीव करते हैं दूसरे के वर्ड्स में, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता है कि उन्हें पूरी बात तो उन्हें पता भी नहीं होती, बस सुन के यकीन यकीन कर लेते हैं वो, क्योंकि वो उस मुद्दे पर इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, तो ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, इमोशनली हावी होती हैं चीज़ें। पब्लिक क्या है? पब्लिक टर्म पब्लिक रिफर करता है टू डिस्पर्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर इंटरेस्ट इन एन इशू, मतलब एक इशू में सबका इंटरेस्ट है तो वो इकट्ठा हो रहे हैं। एक group of people who are confronted with an issue who do not agree on how to address the issue and who discuss the issue। एक इशू को लेकर वो क्राउड इकट्ठा, पब्लिक इकट्ठा हुई है, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हुए हैं। पब्लिक स्कैटर्ड फैली हुई है, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर एन इंटरेस्ट इन ए पर्टिकुलर वे। पब्लिक का कॉमन इशू है, कॉमन इंटरेस्ट है, उनमें जरूरी नहीं है फेस टू फेस उनका, नॉट नेसेसरली फेस टू फेस ग्रुप, ना तो कोई इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक इकट्ठा हो गई है, उनमें कोई प्रोमिनेंट कॉन्टैक्ट भी नहीं है अमंग द मेंबर्स, जनरली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मास मीडिया, जैसे कि टेलीविज़न पे या रेडियो पे अनाउंस कर दिया फिर पब्लिक इकट्ठा हो गई, तो बस यही है कम्युनिकेशन का मीडियम, वो फेस टू फेस तो जानते भी नहीं है, बट इंटरेस्ट उनका कॉमन है, उन्हें इकट्ठा किया गया है, तो उनमें परमानेंट कॉन्टैक्ट नहीं होता। कम्युनिकेशन का मीडियम है मास मीडिया, जैसे टीवी है, रेडियो है, कॉमन इशू है, कॉमन इंटरेस्ट है। ए पब्लिक इज स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, शेयर करते हैं, इंटरेस्ट कॉमन है, एक पर्टिकुलर वे में दिखाते हैं वो। डेफिनेट इशू है, मतलब एक फिक्स इशू है, किसी इशू को लेके पब्लिक इकट्ठा हुई है या उन्हें इकट्ठा किया गया है, वी फीलिंग उनमें होती नहीं है, वो दूसरे एक दूसरे के पीछे पड़ सकते हैं। शेपलेस ग्रुप है, साइज वेरी कर सकते हो। पब्लिक हैज़ कोर मेंबर हु एक्सर्ट द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन दैट इज मेड, मतलब पब्लिक इकट्ठा हुई है तो कोई ना कोई कोर मेंबर है, उस मेंबर की इन्फ्लुएंस में आके पब्लिक इकट्ठा हुई है, तो पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए एक इशू है और एक कोर मेंबर भी है, मतलब किस वो एक अपने आप नहीं आएगी, उन्हें मोटिवेट करने वाला, लेके आने वाला भी कोई ना कोई होगा, तो वो ज़्यादातर वो उनकी पब्लिक के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो मास मीडिया के थ्रू हो रहा है, फेस टू फेस हो भी नहीं रहा है, तो पब्लिक का मेन पॉइंट ये होगा, इशू भी तो कॉमन होगा ही होगा, बट एक कोर मेंबर भी होगा, क्राउड में कोर मेंबर नहीं होता, पब्लिक में कोर मेंबर होगा। कोर मेंबर का वो जो चीज़ों को, सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, वो उतने लोगों से मिला भी नहीं होता, बट वो एक रेडियो या टीवी पे कुछ गैदर लोग उसके पास इकट्ठा होने के लिए आ जाएं किसी इशू को से सपोर्ट करने के लिए। तो पब्लिक हैज़ कोर मेंबर्स हु एक्सर्ट द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन दैट इज मेड, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उन्हीं का मेन रोल उस डिसीजन को लेने में, उस उन कोर मेंबर्स का, जो मेन मेंबर्स उन्हीं का रोल रहता है। मेन मेंबर वो हैं जो पब्लिक को किसी इशू के लिए या उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को उतना चीज़ें नहीं पता है, तो उनके हिसाब से तो वो उस तरह दिखाते हैं, बताते हैं, और पब्लिक को अपने पास या अपने साथ लगाते हैं, तो कोर मेंबर को ध्यान में रख के होती है सारे काम,
वही मेजर डिसीजन भी उसी के होते हैं, उसी के डिसीजन को लेके सारी पब्लिक बात मानती है। तो मोस्ट इन्फ्लुएंस कौन सा हो, जो कोर मेंबर है। कोर मतलब सेंटर, सेंटर मतलब मेन, मतलब मुखिया टाइप, जिसकी बात हर कोई मान ले। ऑडियंस इज द टर्म यूज्ड फॉर द पीपल हु वॉच, रीड, लिसन। ऑडियंस किस लिए यूज होता है? उन मेंबर्स के लिए जो कोई पढ़ने लिखने या देखने कुछ आया है, या मास मीडिया प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला। ऑडियंस क्या है? एक टेम्परेरी असेंबली है। लोग, जो लोग पीपल हैं वो टेम्परेरी इकट्ठा हुए हैं। हुज मेंबर्स हैव गैदर्ड फॉर अ डेफिनेट एंड सिमिलर पर्पस। उनका पर्पस सिमिलर है। ईच वन कम टू द स्पॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑडियंस थोड़ा रेस्पॉन्सिबल है, क्राउड और पब्लिक से अलग है। ये थोड़ा अलग, मतलब इसके खुद का दिमाग चलता है, खुद सोच समझ के वहाँ पहुँचा है। इसे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसका खुद का इंटरेस्ट है। ऑडियंस मतलब खुद का इंटरेस्ट है, तब वो वहाँ पहुँचा है। क्राउड और पब्लिक में ऐसा नहीं है। पब्लिक एक कोर मेंबर के इर्द गिर्द घूमती है, क्राउड तो बस पहुँच गई तो पहुँच गई। जैसे कि क्राउड तो कहीं भी इकट्ठा हो सकती है। जैसे एक मेले में गए हैं, क्राउड इकट्ठा हो गई, मतलब किसी इशू को लेकर अगर वो चल रहे हैं, रैलियाँ ये चल रही हैं, ये धरने हो रहे हैं, तो वो पब्लिक हो गई। कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने वाला कोर मेंबर होगा। और ऑडियंस में क्या है? ऑडियंस का खुद का दिमाग है, खुद का इंटरेस्ट है, और अपने दूसरे के इंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, खुद के इंटरेस्ट की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। तो ऑडियंस एक टेम्परेरी असेंबली है। अब ऑडियंस एक तो नहीं है, तो बहुत सारे होंगे। टेम्परेरी असेंबली हुज मेंबर्स हैव गैदर्ड फॉर अ डेफिनेट एंड सिमिलर पर्पस। मतलब सबका एक जगह पर एक ही कोई मालक प्ले हो रहा है, तो उसे देखने सारे ही पहुँचे हैं। सबका कॉमन सिमिलर पर्पज़ है, एक ही पर्पज़ है, बट एक दूसरे से अनजान है, और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके पहुँचे हैं, खुद का इंटरेस्ट है। ईच वन कम टू द स्पॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। खुद का इंटरेस्ट तब वहाँ पहुँचा है। मतलब ये ऑडियंस ना इन्फ्लुएंस नहीं होते बाहरी चीज़ों से, उस उनके इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं बस। इनका डेफिनेट पर्पज़ है, ऑडियंस का वहाँ जाने का पर्पज़ डेफिनेट है, प्री डिटरमाइंड टाइम और प्लेस है। टाइम एंड प्लेस उनमें प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से पता है कि किस टाइम पे और किस प्लेस पे पर्टिकुलर चीज़ है। ऑडियंस में कोई लीडर नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट को लेके वहाँ पर गए होते हैं। ऑडियंस देयर आर रूल्स ऑफ कंडक्ट। वहाँ पर जो बिहेवियर है उसका एक रूल्स है, और वो रूल फॉलो करने होते हैं। ऑडियंस इनवाइटेड होती है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, उसका कोई मच इन्फ्लुएंस नहीं होता। वहाँ 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। मतलब आप मान लो सोचिए किसी प्ले को देखने गए, तो वहाँ इनवाइटेड है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहना है, उनमें कोई लीडर नहीं है, सबका अपना इंटरेस्ट है, तब प्री डिटरमाइंड टाइम और प्लेस से पहुँचे हैं। स्ट्रेंथ कितनी भी हो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्राउड और पब्लिक में स्ट्रेंथ का फ़र्क पड़ता है। ऑडियंस हैव एन आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस लाइक स्माइलिंग। उसमें इमोशन होते हैं ऑडियंस में, मतलब इमोशन सभी में होते हैं, बट वहाँ वो दिखाई देते हैं, क्योंकि बट उस चीज़ में वो इंगेज होते हैं। स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग, जैसे भी चीज़ें आगे चल रही होती हैं वो उस दिखती हैं। 3 टाइप की जनरल ऑडियंस है। जैसे इंफॉर्मेशन सीकिंग ऑडियंस है, जैसे कि कोई लेक्चर अटेंड करने गए हैं। और रिक्रिएशन सीकिंग ऑडियंस है, जैसे कि प्लेग्राउंड में किसी स्पोर्ट को देखने गए हैं। कन्वर्सनल ऑडियंस मतलब कोई मीटिंग अटेंड करने गए हैं, उस तरह की ऑडियंस हो। 3 टाइप की ऑडियंस हो सकती है। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन का है मतलब सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से मिलना, ग्रुप बनना, सोशल ग्रुप बनना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तभी उसे फीलिंग आएगी कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन की कोई वैल्यू है सोसाइटी में। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो वैल्यू भी नहीं होगी सोसाइटी में। तो सोशल इंटरेक्शन इज द जनरल प्रोसेस वेयर बाय 2 और मोर पर्सन आर इन मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट। 2 या ज़्यादा लोग मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट में हैं, मतलब किसी पर्पज से हैं, साथ में हैं, और एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर बिहेवियर इज मॉडिफाइड। उनका बिहेवियर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है।
सोशल इंटरेक्शन द वे इन विच द पीपल रेस्पॉन्ड टू वन अनदर, मतलब वो एक दूसरे को कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। मैन एक सोशियो कल्चरल बीइंग है, मतलब मैन इंसानों को रहने के लिए सोसाइटी चाहिए, अकेला नहीं रह सकता वो, तो सोशियो कल्चरल बीइंग है। एंड सोसाइटी इज नेसेसरी फॉर मैन, सोसाइटी नेसेसरी है। दे ऑलवेज लिव इन वेरियस ग्रुप्स, मतलब हम ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे फैमिली प्राइमरी ग्रुप है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ एक सेकेंड ग्रुप में आ गई, फिर सोसाइटी के ग्रुप हो गया, फिर मतलब ऐसे ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं, तो ये नेसेसिटी है। दे ऑलवेज लिव इन वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, एज मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स दे एक्ट एंड बिहेव, जिस ग्रुप के वो मेंबर हैं उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेंगे और एक्ट करेंगे, मतलब उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, क्योंकि उन्हें उस ग्रुप से बाहर होना नहीं है, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है उस ग्रुप में रहना। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन, जो ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट या उसी तरह से वो दिखा रहे हैं, बिहेवियर उनका उसी तरह से है जैसे कि सोसाइटी के रूल्स में है। सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्ट टुवर्ड एंड रिएक्ट टू द पीपल अराउंड अस, कैसे हम एक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, यही है सोशल इंटरेक्शन। पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर बिहेवियर, एक दूसरे के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है, 2 और मोर देन 2 पर्सन उसमें इन्वॉल्व है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों साइड रिलेशनशिप चलेगा, मतलब एक अच्छा करता रहे दूसरा कुछ भी ना करे तो नहीं चलेगा वो चीज़ें। इन्फ्लुएंस होता है ऑन बिहेवियर, ब्रेन ऑफ द पर्सन, मतलब थोड़ा स्लाइटली वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं एक दूसरे को। फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन सोसाइटी, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में होगा इंटरेक्शन, इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होगा, ग्रुप और ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होगा। इम्पोर्टेंस क्या है सोशल इंटरेक्शन की, ये फुलफिल करता है नेचुरल ह्यूमन नीड टू बी बिलोंग, इंसान की एक नीड होती है कि वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, तो सोसाइटी ये उस चीज़ को या सोशल इंटरेक्शन उस चीज़ को फुलफिल कर देता है, एक वैक्यूम नहीं क्रिएट होता उसमें। अगर सोशल इंटरेक्शन है तो उसे फीलिंग आती है कि उसकी कोई वैल्यू है, प्रोवाइड करता है फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड, इंसानों की वैल्यू है, मतलब हमारी खुद की पोजीशन है। इंटरपर्सनली कनेक्टेड होते हैं अगर सोशली इंटरेक्ट करते रहते हैं तो इन सब चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्योंकि हम चीज़ों को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा तो चीज़ें हम उतने अच्छे से नहीं करेंगे, पर एक एटमॉस्फेयर होगा उसके हिसाब से हमें चलना होगा, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उस चीज़ का अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, बेटर इमोशनल रेगुलेशन होगा। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकोगे, या कोई भी अगर दिक्कत हो गई तो अगर सोशल सपोर्ट है तो आप उस चीज़ से बाहर जल्दी आ जाओगे। अगर इस सोशल इंटरेक्शन होता रहेगा तो डिप्रेशन और एंजाइटी के चांस कम रहेंगे, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर सकोगे, बता सकोगे, शेयर कर सकोगे, तो इस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस कम हो जाएंगे। इनक्रीज होगी सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस, खुद की वैल्यू लगेगा हमारी कुछ की वर्थ है, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। सोशल इंटरेक्शन इज द रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग एक्सर्ट ऑन ईच अदर थ्रू इंटरेस्ट स्टिमुलेशन एंड रेस्पॉन्स, ये एक रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस है, मतलब दोनों साइड से ही फर्क पड़ना है। सोशल इंटरेक्शन इज द मीन द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, मतलब बराबर इफेक्ट पड़ता है दोनों साइड से। दैट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स हैव अपॉन वन अनदर, दोनों साइड से इफेक्ट पड़ेगा। इन देयर अटेम्प्ट टू सोल्व प्रॉब्लम एंड देयर स्ट्राइविंग टुवर्ड गोल, प्रॉब्लम को सोल्व करना और गोल की साइड भागना, दोनों साइड से ही काम हो गए। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप कंबाइन देयर एफर्ट, इंडिविजुअल या ग्रुप के मेंबर कंबाइन करते हैं और अपने एफर्ट को मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, उन्हें कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं या एक साथ प्रयास कर रहे हैं। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स
कंबाइन करते हैं अपने एफर्ट को इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे टू अटेन ए कॉमन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन होगा, मतलब लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तो कोऑपरेशन की ही सोशल इंटरेक्शन की फॉर्म कोऑपरेशन हो गया। वेयर इन टू और मोर पर्सन वर्क कर रहे हैं टुगेदर, किस लिए कि इन्हें जो चाहिए वो कॉमन है। कोऑपरेशन बाउंडलेस है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। कोऑपरेशन के लिए चाहिए क्या क्वालिटीज? काइंडनेस चाहिए, दयालु होना चाहिए, सिंपैथी चाहिए, दूसरी फीलिंग को समझ सको, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक दूसरे की को भी समझ सको थोड़ा बहुत। कोऑपरेशन लेके आता है क्या? सेटिस्फैक्शन। कोऑपरेशन एक्सचेंज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर कोऑपरेशन है तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी और जिससे कि काम करने में आसानी होगी। कोऑपरेशन इज अफेक्टिव, मतलब उसमें लगाव होना चाहिए, एंड कैलकुलेटिव, मतलब कितना करना है ये भी पता होना चाहिए। कोऑपरेशन इज म्यूचुअल डिपेंडेंस, मतलब कोऑपरेशन दोनों साइड से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वन साइड ही हो रहा है सब चीज़ें, दूसरी साइड से नहीं होगा तो वो ज़्यादा चल नहीं पाएगी फिर वो। पीपल वर्क टुवर्ड ए कॉमन गोल, कोऑपरेशन का मतलब ये है कि उनका टारगेट एक ही है, कॉमन गोल है दोनों का ही, तो दोनों साथ हैं या दो ग्रुप साथ हैं। ये कोऑपरेशन इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन, इसमें इनडायरेक्ट कोऑपरेशन है, इसमें पीपल वर्क इन कंपनी विद अदर मेंबर, दूसरे मेंबर के साथ वो काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या है? पीपल वर्क इंडिविजुअली, अपन मतलब सब साथ मिलकर कर रहे हैं, इसमें सब अपना अलग अलग कर रहे हैं एक कॉमन एंड को अचीव करने के लिए। कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब सबका अपना अपना एक काम दे दिया गया है, उससे हर कोई अपना अपना काम कर रहा है तो कॉमन एंड अचीव हो जाएगा। मतलब सारे काम एक इंसान को नहीं करने, एक उस काम के कई हिस्से हो गए और उन पर्टिकुलर हिस्से को पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया गया कि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, तो वो काम करेगा, तो इस तरह सारे काम हो जाएंगे, लास्ट में चीज़ें अचीव हो जाएंगे, गोल। प्राइमरी कोऑपरेशन फाउंड इन प्राइमरी ग्रुप, जैसे कि फैमिली प्राइमरी ग्रुप है तो वहाँ प्राइमरी कोऑपरेशन होगा। सेकेंडरी कोऑपरेशन ये फॉर्मल टाइप का ऑपरेशन है, जैसे कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में है। टर्सरी कोऑपरेशन फाउंड इन बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है ये टर्सरी कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का क्या रोल है सोशल लाइफ में? कोऑपरेशन मेड आवर सोशल लाइफ पॉसिबल एंड लिवेबल, अगर हम कोऑपरेट करते रहेंगे एक दूसरे के साथ तो लाइफ में जीना आसान है। फिर कोऑपरेशन बहुत साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल नेसेसिटी, मतलब ये हमारी ज़रूरत है कोऑपरेशन करना, नहीं तो हमें भी नहीं मिलेगी चीज़ें उस तरह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन। कंपटीशन एक इम्पर्सनल है, अनकॉन्शियस है, मतलब जानते भी नहीं, मान लो एक एग्जाम्स में 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो आपस में कंपटीशन है, उनका इम्पर्सनल है, अनकॉन्शियस है, दो जानते भी नहीं एक दूसरे को, पर एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। किस लिए? फॉर सेटिस्फैक्शन किस लिए? क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो अचीव करने के लिए। बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सप्लाई ऑल मे नॉट हैव, कंपटीशन तब होगा जब चीज़ें कम हैं और चाहिए सभी को, तो लिमिटेड सप्लाई है और सभी उस चीज़ को नहीं ले सकते, तो वो अनकॉन्शियसली ही कंपटीशन कर रहे हैं आपस में क्योंकि सभी को वो चाहिए। मान लो एक एग्ज़ाम है उसमें 1000 वैकेंसीज हैं, 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कंपटीशन हो गया, बट अनकॉन्शियस है एक दूसरे से, इम्पर्सनल कंपटीशन हो रहा है, उन्हें लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड जॉब है, सभी को चाहिए, तो ये कंपटीशन हो गया। कंपटीशन इज द स्ट्राइविंग ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर द सेम गोल, कंपटीशन तब होगा जब सेम गोल होगा और लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे या लिमिटेड ही चीज़ें होंगी। जैसे सेयर्स दैट ऑल कैन नॉट शेयर इट, मतलब लिमिटेड का मतलब इसको शेयर नहीं कर सकते। कंपटीशन के क्या करेक्टरिस्टिक है? कंपटीशन एक अनकॉन्शियस एक्शन है, मतलब कॉन्शियसली नहीं किया जा रहा बट आपस में कंपटीशन चल रहा है। कंटिन्यूस एक्टिविटी है, इम्पर्सनल है,
कुछ में उसमें पर्सनल चीज़ें नहीं घुस रही हैं, पर्सनल नहीं है वो। कंपटीशन पाया जाता है कहाँ? एवरी क्लास में, हर क्लास, एवरी क्लास ऑफ पीपल। यहाँ क्लास मतलब स्कूल की क्लास नहीं है, यहाँ लोगों का जो ग्रुप है वो क्लास है। ये हर किसी के बीच में पाया जाता है। कंपटीशन का फ़ायदा ये है कि ये हार्ड वर्किंग को इनक्रेज करता है, मतलब सब अपने पोटेंशियल जितनी उतना काम करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू अचीवमेंट ऑफ एम। पहला ऑब्जेक्ट ये है कि टारगेट को अचीव करना है। कंपटीशन नॉन वायलेंस होना चाहिए, उसमें मार पिटाई नहीं करनी है। कंपटीशन में भी पर्सनल और इम्पर्सनल। कहीं अगर नज़दीक के ग्रुप में हो गया तो पर्सनल हो जाता है कंपटीशन, अदरवाइज इम्पर्सनल तो है ही है। कंपटीशन कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंपटीशन अगर कोई अच्छी सेंस में ले ली जाए तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक किया कंडीशन अपनी ठीक की जा सकती है, बट अगर उस नेगेटिव सेंस में ले गए तो बर्बाद भी कर सकता है। कंपटीशन इज ए लेस वायलेंट फॉर्म ऑफ अपोजिशन। कंपटीशन अपोजिशन मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रहने वाली चीज़ें जो होती हैं उसी की लेस वायलेंट फॉर्म है कंपटीशन। अपोजिशन की लेस वायलेंट फॉर्म कंपटीशन है। इसमें 2 और मोर पर्सन और ग्रुप स्ट्रगल करते हैं फॉर सेम एंड और गोल। सबको वही चाहिए जो टारगेट है, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं, और जितना है उसे शेयर नहीं किया जा सकता, तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन की फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक कंपटीशन है, इट इज़ फाउंड इन प्रोडक्शन एक्ट, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज कंजप्शन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सारे कंपटीशन होंगे, प्रोडक्शन में भी, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में भी। सोशल कंपटीशन किस लिए है? टू गेट ए हाई स्टेटस इन सोसाइटी, मतलब इसमें भी कंपटीशन है कि हमारा स्टेटस क्या हो सोसाइटी में। हर कोई इस चीज़ में इंगेज है कि मेरा स्टेटस इससे ज़्यादा बड़ा हो, तो ये सोशल कंपटीशन हो गया, सोसाइटी में अपने स्टेटस को बढ़ाने का कंपटीशन। कल्चरल कंपटीशन फाउंड इन डिफरेंट कल्चर, सब अपना कल्चर को हाई वाला चीज़ बताते हैं, तो उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। रेशियल कंपटीशन, जैसे कि साउथ अफ्रीका में देयर इज इंटेंस कंपटीशन बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट, हर जगह कंपटीशन है। पॉलिटिकल कंपटीशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है। इम्पोर्टेंस क्या है कंपटीशन की? पहली बात तो ये है कि एफिशिएंसी बढ़ाता है, मतलब जितने कंपटीशन है तो आप अच्छे से काम करने की कोशिश ज़रूर करोगे, तो काम चाहे जैसे भी हो बट होगा तो ढंग से ही। एम ऑफ कंपटीशन इज़ टू मूव टुवर्ड प्रोग्रेस। कंपटीशन का काम ही ये कि प्रोग्रेस करवाए, जहाँ हो वहाँ से आप कहीं बेहतर की तरफ चलो। कंपटीशन है तो मोटिवेशन का सोर्स यही है, अगर उसे अच्छी सेंस में ले जाओ तो, कंस्ट्रक्टिव में ले जाओ तो। कंपटीशन प्रोवाइड करता है सोशल मोबिलिटी, सोसाइटी में जो स्टेटस है वो कंपटीशन की वजह से चेंज किया जा सकता है। कंपटीशन है, कोशिश करोगे सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाओगे तो सोशल मोबिलिटी इसी वजह से होती है। कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट मतलब दो बातें एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं, विरोधाभास। कन्फ्लिक्ट इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, जानबूझ के किया गया अटेम्प्ट है अपोज किया करने का, रेजिस्ट करने का या कोर्स करने का। द विल ऑफ अनदर और अदर्स। कन्फ्लिक्ट इज एन एक्सप्रेस्ड स्ट्रगल बिटवीन एट लीस्ट टू इंटरडिपेंडेंट पार्टीज। एक एक्सप्रेस्ड स्ट्रगल है बिटवीन एट लीस्ट टू interdependent parties who perceive incompatible goals, scare resources and interference from others is to achieving their goals। मतलब दोनों पार्टीज की गोल में ही एक दूसरे से पीछे पड़े हैं वो सब। एक एक्सप्रेस्ड स्ट्रगल हो रही है, कम से कम दो इंटरडिपेंडेंट पार्टी होनी चाहिए। पार्टी मतलब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई भी इंसान भी हो सकता है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, तो तभी होगा ये कन्फ्लिक्ट। अगर इंडिपेंडेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, फिर अपना अपना चल देंगे। तो वो इंटरडिपेंडेंट है, किसी ना किसी मैटर को लेके फंसे हुए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि ओपिनियन में डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे की बातों में डिफरेंस है, बात मानने को तैयार नहीं है। ओपिनियन में या पीपल में या ग्रुप में, वर्किंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी काम चल रहा है, दो जो मान लो ग्रुप है या दो लोग हैं, करना दोनों को मिलके ही काम है, दोनों की राय अलग अलग है, एक साथ नहीं बैठ पा रही,
तो कन्फ्लिक्ट होगा। नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट एक पर्सनल एक्टिविटी है, यूनिवर्सल हर जगह होगा, इन एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी। कन्फ्लिक्ट में भी फिजिकल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मॉरल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हो सकता है। कन्फ्लिक्ट किसी बेस हो सकता है। कन्फ्लिक्ट एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें सीरीज ऑफ इवेंट होंगे तभी वो चीज़ें बढ़ेंगी। कन्फ्लिक्ट रिजल्ट है ऑफ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जानबूझ के किया गया काम है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर फ्रस्ट्रेशन है या इनसिक्योरिटी है तो ये कन्फ्लिक्ट बढ़ाने में बहुत बड़ा काम रोल निभाएंगे। अगर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है या इनसिक्योर है तो कन्फ्लिक्ट प्रमोट होगा ही होगा। फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट, पर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या होगा? कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स जिनकी आइडिया डिफरेंट है। कास्ट के कन्फ्लिक्ट, ये तो फालतू कन्फ्लिक्ट है, इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कास्ट के इसमें, बिटवीन डिफरेंट कास्ट। कास्ट माना गया ना, कौन ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, एक हायरार्की है। हायरार्की मतलब सीढ़ी, सीढ़ी के पहले पायदान पे कौन है, दूसरे पायदान पे कौन है, तीसरे पे कौन है, तो ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मतलब जो ऊपर वाला है वो अपने आप को बॉस मानता ही रहेगा, तो कास्ट कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन द क्लासेस हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट। ग्रुप में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप का अपना अपना इंटरेस्ट अलग अलग है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते। सीरियस इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो गए तो फिर युद्ध भी हो जाते हैं। एकोमोडेशन इज द टर्म यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट मतलब जो सोशियोलॉजी को जानते हैं। टू, ये एक टर्म है, एकोमोडेशन एक टर्म है जो सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस बाय विच competing and conflicting individuals and group adjust their relationship, मतलब आपस में वो चीज़ें एडजस्ट करके सेट कर देना। किस लिए? टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज विच अराइज इन कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट में जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें ना हो इसलिए। एकोमोडेशन डिनोट करता है एक्वायर चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, वो चेंज बिहेवियर में लेके आए गए हैं जिससे कि कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट ना हो। विच इनेबल देम टू एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब दो लोग या दो ग्रुप के बीच में बिहेवियर में उनके चेंज लेके आया गया है जिससे वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें और जो टारगेट है उसे अचीव कर सकें। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट चेंज विद ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि फिक्स टाइप नहीं है कब किसका मूड चेंज हो जाए। इसमें हमें बिहेवियर चेंज करवाना है। इन दिस स्टेट इन विच द एटीट्यूड ऑफ लव एंड हेट को एग्जिस्ट, मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब प्लस और नेगेटिव दोनों साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनका बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जिसका हाई हुआ वही लेवल ऊपर हो जाएगा, और इसमें हाई ज़्यादातर नेगेटिव का ही होगा, और नेगेटिव का हाई हुआ तो टारगेट अचीव करने में दिक्कत होगी। इसमें होना क्या है, बिहेवियर में इतना चेंज लेके आओ कि कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट ना आए और जो गोल है वो अचीव हो सके। एसिमिलेशन एक प्रोसेस है वेयर बाय द पर्सन एंड ग्रुप एक्वायर करते हैं द कल्चर ऑफ द अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के कल्चर को अपने अंदर ले लेना, मतलब उस कल्चर में ढल जाना, ये एसिमिलेशन है। अगर हम कहीं गए हैं और वहाँ के कल्चर को हमने कल्चर को हमने अपना लिया तो ये हमारा एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई पर्सन एंड ग्रुप एक्वायर द कल्चर ऑफ द अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप के कल्चर को एक्वायर कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं। इन विच दे केम टू लिव, जिस जगह वो रहने आए हैं, बाई अडोप्टिंग इट्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, उनके एटीट्यूड उनके जो वैल्यू उन्हें अडोप्ट करने की, मतलब जो उनका वैल्यू का सिस्टम है उसे अडोप्ट करके हमने उनके कल्चर को अपना लिया है। ये प्रोसेस एसिमुलेशन है। ये डोमिनेंट कल्चर इज विजिबल विद इन द एसिमुलेशन, मतलब अपनाएंगे हम उसी चीज़ों को जो हमें लगेगी कि बेस्ट है। हम जो चीज़ें हमें लग पता है ख़राब है उन्हें नहीं अपनाएंगे। तो इसमें एसिमुलेशन में वो जो डोमिनेंट कल्चर है वही दिखता है। द प्रोसेस थ्रू विच
माइनॉरिटीज एक्सेप्ट करती हैं पैटर्न एंड नॉर्म ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। देखो, एसिमुलेशन में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो बड़ी क्लास के लोग करते हैं, जैसे कि पहले से सब करते आए हैं। क्योंकि हमारी जो इंडिया का कल्चर है, यहाँ गर्मियों में सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोट पैंट पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट हम कॉपी करते हैं जो हमें लगता है कि बेस्ट है। तो ये दिक्कत है, ये एसिमुलेशन है। तो डोमिनेट कल्चर ही विजिबल होता है विद इन द एसिमुलेशन। मतलब जो डोमिनेट कल्चर है, मतलब गर्मी के महीना में तो उससा है कोट पैंट और टाई पहनना, ये डोमिनेंट है ये कल्चर, तो उससे एसिमुलेट कर लिया हमने। द प्रोसेस थ्रू विच माइनॉरिटीज एक्सेप्ट द पैटर्न, जो हम अपने आप को कम मानते हैं इसलिए उनका चीज़ें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, बट उनकी ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि जहाँ ये कोट पैंट और टाई का सिस्टम है वहाँ टेम्परेचर मिनिमम ही रहता है, टेम्परेचर कम ही रहता है। उनकी तो ये रिक्वायरमेंट है, बट हमने उस चीज़ को लिया है क्योंकि हम अपने आप को कम मानते हैं। तो माइनॉरिटी वाला सिस्टम ये है कि वो जो लगता है हाई फाई है उसे एक्सेप्ट करेगा या उसे एडॉप्ट करेगा, नहीं तो गर्मी के महीना में क्यों कोई कोट पहनेगा। नेक्स्ट चलो, द प्रोसेस थ्रू विच माइनॉरिटीज एक्सेप्ट करते हैं पैटर्न एंड नॉर्म्स ऑफ द डोमिनेंट कल्चर। जैसे हमारे यूरोपियन वालों को हम कॉपी करते हैं तो डोमिनेंट कल्चर उन्हीं का ही है, तो उन्हीं की कॉपी की जाती है। एंड सीज टू एग्जिस्ट और सेपरेट ग्रुप। Assimilation is the process whereby individual or group once dissimilar become similar, मतलब जो अलग अलग थे अब एक जैसे हो गए, become identified in their interest and outlook, एक जैसे हो गए आउटलुक में भी इंटरेस्ट में भी। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है एसिमुलेशन की? एसिमुलेशन एक सोशल प्रोसेस है, स्लो है बट यूनिवर्सल है, होगा, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, चाहो या ना चाहो धीरे धीरे चीज़ें होती चली जाएंगी। एसिमुलेशन टू वे प्रोसेस है, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। एसिमुलेशन इज नॉट कन्फाइंड टू द सिंगल फील्ड ओनली, ये हर फील्ड में अप्लाई करता है भाई। फैक्टर कौन से हैं जो रोकते हैं एसिमुलेशन को? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, मतलब बहुत बड़ा और बहुत छोटा मान लो तो दिक्कत होगी। कल्चर डिसिमिलरिटी टेंड टू एक्सेलरेट एंड हिंडर द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन, कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो दिक्कत होगी उसे करने में, एसिमुलेट करने में। डोमिनेट करे या सबऑर्डिनेट करे, मतलब एकदम एक्सट्रीम इंड होगा तो दिक्कत होगी, अदरवाइज वो चीज़ें छोटी मोटी होंगी तो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। ये सोशियोलॉजी की यूनिट 4 कंप्लीट है। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, सोशियोलॉजी यूनिट 4 सोशल ग्रुप एंड प्रोसेस उसका नाम आई थिंक, उसके सारे टॉपिक इसमें कवर हो गए।